तो सर कभी कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं या इतने अभाव हैं, मुझे ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? आपके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जिसने सब कुछ बदल दिया? आप एग्जाम देते रहो, एक एग्जाम मत दो, एक एग्जाम दो, दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा दो, पांचवा दो, हर जगह फेल हो। जिस दिन आपको पहला सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि यार वो एग्जाम क्लियर कर लिया ना अपन ने। अब उस तरह का तो कोई भी एग्जाम में निकाल दो। सर स्ट्रगल के टाइम सबसे डेंजरस क्या होता है, सेल्फ डाउट या फेलियर? जितने बैंक्स के पीओ निकले थे ना 2006 के अंदर, वो सारे क्लियर किए थे मैंने। आज की जो जनरेशन आई है, लाइक जिसको अपन जेन जी जनरेशन कह रहे हैं, इसके सबसे बड़ी गलतियां कौन सी है? फेलियर की बात आई तो अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेलियर हो रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसको कंटिन्यूस करना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए? नमस्कार साथियों, आज का पॉडकास्ट आपका सोचने का तरीका बदल देगा। आज हमारे साथ हैं भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह जी गुर्जर, जो जयपुर में अभी इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं, जो कि एक ग्रामीण परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से इतनी बड़ी सेवा में कार्यरत हैं। तो आज अपन उनसे जानेंगे क्या सच में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए अभाव एक कमी बनते हैं या एक बहाना है। आज इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे कि अभाव क्या सच में सफलता को रोकते हैं या बस बहाना बन जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म फार्मर्स लॉ पे। आज 3 लाख का हमारा परिवार आपसे सुनने और सीखने के लिए बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सब बच्चों को एक मोटिवेशनल गाइडेंस मिलेगी कि कैसे एक मध्यम परिवार का बच्चा, या कैसे एक कृषक परिवार का बच्चा, या कैसे एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो है वो कॉमन रिसोर्सेज, या जिनको हम बोल सकते हैं कि लाइब्रेरीज या ग्रुप स्टडी, और इन सबको करके कैसे एक कठिन परीक्षा को पास कर सकता है। इसके बारे में आपको अपने अनुभव साझा करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे इन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। वर्तमान में मैं जयपुर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत हूं। मैं 2009 बैच यूपीएससी एग्जाम जो है वो क्लियर किया था मैंने। एग्जाम 2008 का था, 2009 के अंदर इंटरव्यू देके 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो हमारा जो बैच है वो 2009 का कहलाता है। तो आज अपन सर से जानते हैं। सर से पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपका बचपन कैसा रहा और क्या मेजर चैलेंजेस रहे इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने में? क्योंकि अपने पास उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत अभावों और बहुत सीमित साधनों के साथ आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। तो आपका बचपन कैसा रहा, एक बार आप थोड़ा बताएं। विकास, मैं बताऊं आपको कि मैं जयपुर के पास में एक छोटा सा टाउन है चाकसू, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो 2016 के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिटायर हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जब मैंने एग्जाम निकाला वो वर्ष था 2009 का। उसके पहले की सारी स्कूलिंग आप समझ लो कि 1986 ऑनवर्ड्स जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, तब से हमारा किस तरह का रहा होगा। पापा की सैलरी जो थी वो 150 रुपये हुआ करती थी उस समय। हम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 भाइयों को उस समय पढ़ाना वो कितना कठिन रहा होगा। हम आज इस चीज को सोच के हम भी बहुत अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे फादर इतने कम रिसोर्सेज के अंदर हमको इतनी अच्छी जो है शिक्षा, और इतने अच्छे, कहते हैं ना कि आप सिर्फ पढ़ते जाओ बच्चों, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, बाकी हम देख लेंगे। वैसे हमारे पापा और मम्मी का इस तरह का योगदान रहा है इसके अंदर। तो जैसा कि सर ने बताया कि काफी स्ट्रगलिंग फेस वो रही, तो सर कभी कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है या इतने अभाव है, मुझे ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए? नहीं विकास, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज डेफिनेटली हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश के, अभी आज की स्थिति भी यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है। पहले भी रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। हाँ, अभी ये हो गया कि हमारे पास मोबाइल फोन से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हम सारी चीजें फोन के ऊपर देख सकते हैं। उस समय ये सब कुछ नहीं था। फोन तो भूल ही जाओ, मतलब मोबाइल तो था ही नहीं उस समय, आया भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इंटरनेट भी जो है 90s में, लेट 90s में आना शुरू हुआ था, वो ग्रामीण परिवेश में हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो हमारे पास जो बेसिक चीजें थी वो बुक्स थी बेसिकली, कि हमको सिर्फ बुक्स पढ़नी है। तो पहले तो मैं बताऊं आपको कि हमारी स्कूलिंग जो है जयपुर, मतलब चाकसू के अंदर जो स्कूलिंग हुई है वो आदर्श विद्या मंदिर से हुई थी। आदर्श विद्या मंदिर, अगर मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊं तो एक बेहतर डिसिप्लिन्ड स्कूल है, जहां पर वो आपको शुरू से ही जो है अच्छी शिक्षा देते हैं एक तरह से, कि आपको सुबह सुबह जो है स्कूल में जाते ही आपको थोड़ा सा पीटी करवाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो बोलते हैं ना अपन की प्रार्थना करवाएंगे पहले क्लास शुरू होने के पहले, फिर क्लासेस शुरू होगी, फिर जब भोजन भी करने जाओगे तो डिसिप्लिन तरीके से भोजन होता था, कि भोजन मंत्र होगा, छुट्टी भी होती थी तो शांति पाठ होता। तो मेजर जो डिसिप्लिन था वो स्कूल लेवल से शुरू हो गया था। अब हमें तो पता था कि हमारे फादर जो है वो बिल्कुल इस समय मतलब इतना ही अर्न करते हैं कि बस वो हमें पढ़ा सकते हैं ठीक से। तो हमारा फोकस चारों भाइयों का यही था कि हम ठीक से पढ़ पाएं। फिर 1991-92 के अंदर मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, जो कि अपने जवाहर नवोदय विद्यालय पाउटा जयपुर में है। वहां जाने के बाद एक मेजर चेंज हुआ मेरे अंदर ना, कि जब मुझे लगा कि यार मैं एक जयपुर जिले के अंदर जो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें मैं भी एक हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा उस समय कि ना यार एक एग्जाम तो मैंने फाइट कर ही लिया 5th क्लास में, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। फिर वहां जाने के बाद आपको जो
क्योंकि 80 बच्चे जो सेलेक्ट होके आए वो भी पूरे इंपॉर्टेंट मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, उसमें से 80% जो है ग्रामीण परिवेश के थे, 20% शहरी परिवेश के थे। तो वहां जाके हमारा फिर कंपटीशन आपस में होने लगा। फिर वहां भी जब स्कूल के अंदर क्लास में फर्स्ट रैंक आने लगी तो और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है जब आप एक सफलता पा लेते हो किसी भी तरह की, चाहे छोटे से छोटी एज में हो, छोटी क्लास में हो या छोटे एग्जाम में हो, वो पहली सफलता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरे लिए पहला जो टर्निंग पॉइंट था, पहला क्रूशियल पॉइंट था वो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 92 में जो हुआ था मेरा वो। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं भी हर बार आपको वीडियोस में क्लासेस में एक चीज कहता हूँ कि आप अच्छे लोगों में रहोगे, अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा देखोगे तो एक दिन आप अपने आप अच्छे बन जाओगे। और माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो माहौल बहुत मैटर करता है और अप्रिशिएट करना भी बहुत, एक सर ने बताया अभी कि पहली सफलता के बाद में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ा और ऐसे माहौल में ये रहे, वो 80 के 80 स्टूडेंट्स जो थे वो काफी इंटेलिजेंट या कह सकते हैं डिसिप्लिन स्टूडेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी जर्नी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आप भी जब भी अपना फ्रेंड सर्किल चूज करें, देखो सफलता जो आपको मिलेगी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। सर, आपके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जिसने सब कुछ बदल दिया? मतलब विकास, यहाँ कोई एक सिंगल टर्निंग पॉइंट नहीं है मेरी लाइफ का ना, यहाँ 2-3 टर्निंग पॉइंट थे। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि 5th क्लास में नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होना, ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से एक मेरा माइंड सेट ही पूरा चेंज हो गया कि यार मैं कोई एग्जाम भी निकाल सकता हूँ। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को सेलेक्ट करना था, उसमें से मैं सेलेक्ट होकर और एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वही था कि जिसने मुझे परिवार से निकाल के और मुझे दूसरे परिवार में भेज दिया, जहाँ पर मुझे सिर्फ बच्चों के साथ रहना था, अकेला, फैमिली से दूर, 90-80-100 किलोमीटर दूर, ना कोई परिवार से कुछ कॉन्टेक्ट, फोन भी नहीं था उस समय। तो वो बिल्कुल एक होता ना कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंचा देता है जब आप महीना 2 महीना बिल्कुल परिवार से अलग और सब कुछ खुद को करना है, कपड़े खुद को धोने हैं, उठना सुबह खुद को है, सर्दी हो गर्मी हो सब में आपको सब काम करने हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो नवोदय विद्यालय रहा मेरे लिए जी। सेकंड, जब फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी ऐसे ही रहा कि मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था 2001 के अंदर। तो मुझे जो ब्रांच मिली थी वो EIC मिली थी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ऐसे मैंने कॉलेज में बात कर रहा था कि क्या ये ब्रांच चेंज हो सकती है। तो मुझे कॉलेज वालों को लगा होगा कि बच्चे पूछते रहते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ब्रांच तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसके लिए कॉलेज का टॉपर बनना पड़ता है फर्स्ट ईयर के अंदर। वो मतलब एक तरह से मजाक में उन्होंने बोला है कि ऐसे नहीं होता है किसी को बुलिंग करना, वैसे काइंड ऑफ वो प्रोफेसर मुझे ऐसे बोले। तो मैंने कहा ठीक है सर अगले साल मिलते हैं। मैंने यही लाइन बोली उनको कि ठीक है सर अगले साल फिर चेंज करते हैं ब्रांच। तो टारगेट फिर मेरा बन गया वहां पर कि नहीं मुझे इस साल टॉप करना है, मतलब यहाँ कॉलेज के अंदर। तो लकीली आई डिड इट, मतलब मेरी फर्स्ट रैंक थी कॉलेज के अंदर, गोल्ड मेडलिस्ट था फर्स्ट ईयर के अंदर। अगले साल मुझे बुला कि खुद कॉलेज वाले पूछे कि कौन सी ब्रांच चाहिए तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली। चलो फिर वहीं 4 साल कंप्यूटर साइंस, चारों साल जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ वहाँ पर मैं। तो ये एक सेकंड टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर फिर से अगेन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार मुझे किसी ने चैलेंज दिया है, वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने हंसी में बोला बट मैंने उसको सीरियसली लेकर वो कर दिखाया। तीसरा टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली UPSC क्रैक करना था, जो जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया। मतलब ये होता ना कि सारी जर्नी एक तरफ और UPSC के बाद की जर्नी एक तरफ होती है ना। UPSC से आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो ना। एक UPSC क्या है ना कि अलग प्लेटफॉर्म देता है आपको इस कंट्री को सर्व करने का, है ना। आप एक सीनियर सर्विस में आ जाते हो आप सीधे उठ के। तो तीसरा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए जो है UPSC रहा, वो हर तरह से सामाजिक रहा हो या आप सर्विस के हिसाब से बोल लो कि अब इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना है, दिस इज द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन दैट आई गॉट। तो ये 3 टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ के। आई थिंक ये एक ऐसी पोस्ट है जो सिर्फ कैंडिडेट को ही नहीं, इवन उसके पीछे के फैमिली बैकग्राउंड और सदस्य सब कुछ को बदल के रख देती है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने ऐसा रियलाइज किया कहीं पे कि आपको इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपने पीछे का पूरा मतलब बदल ही दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल विकास, ऐसा ही है। क्योंकि मेरे बाद जो है मेरे से सबसे छोटा वाला जो है उसने RAS क्रैक कर लिया है, शत्रुघ्न ने। भरत ने भी RAS क्रैक कर लिया था उसके पहले ही 2013 के अंदर ही। तो सभी को एक मोटिवेशन मिल गया कि हमको देना ही एग्जाम है। अभी मेरा बेटा जो है वो 9th में पढ़ता है अभी, बट उसका एक ही एम है उसको, मतलब UPSC देना है कि पापा मैं भी UPSC दूंगा। तो मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को देख के जो है मोटिवेट होते हो। तो इन सबके लिए मोटिवेशन में हूँ, फैमिली के लिए मोटिवेशन में हूँ। आज कोई भी बात होती है, किसी भी तरह का कुछ भी बात करनी है किसी से, तो सब मेरी तरफ देखते हैं कि भाई भैया है वहाँ पर, वो गाइड कर देंगे अपने को ठीक से। आप चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़े हैं राम सिंह जी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं।
मैं सेकंड नंबर पे हूँ। सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे भरत हैं जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं, आरएएस 2013 से निकले हुए हैं। और शत्रुघ्न है 2018 बैच के आरएएस हैं, अभी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में डीसी हैं। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है सर, स्ट्रगल के टाइम सबसे डेंजरस क्या होता है, सेल्फ डाउट या फेलियर? विकास, अगर मुझसे पूछा जाए तो फेलियर को तो हमें कभी भी जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर हमेशा आपको एक ये पॉइंट देता है कि आज फेल हो गए, कल सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो फेलियर तो कहीं ना कहीं इस चीज में आता ही नहीं है कि कमियों को आपको सुधारने के लिए वो तो सुधार करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आज आप फेल हो गए किसी एग्जाम में तो आपको पता है कि आप किस वजह से फेल हुए हो, राइट। आपने कौन से वो 20 क्वेश्चन गलत किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे आपको, अगली बार आप उनको 20 को ठीक करोगे। तो फेलियर तो कहीं इस चीज में नहीं आता। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसको आप बोलते हैं ना, वो तो अलग ही चीज है। तो अपन कह सकते हैं कि मेन चीज जो है सेल्फ डाउट या डायरेक्शन क्लियर नहीं होना, विजन क्लियर नहीं होना, Exactly. और आलतू फालतू की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइक सोशल मीडिया, फोन, हर चीज उसमें आ जाती है। तो वो ज्यादा आपका अगर स्ट्रगल फेज में हो तो अगर उन चीजों पे आप कंट्रोल करते हो कहीं ना कहीं तो सफलता के काफी नजदीक आप पहुंच जाते हो, अपने आप को काफी स्ट्रांग आप देख पाओगे, राइट? बिल्कुल विकास, क्योंकि अगर आपने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया ना तो फिर आपके लिए वो जो सीढ़ी है ना सफलता की, वो दूर होती चली जाती है। आप अपने आप को डाउट कर रहे हो कि यार शायद मैं नहीं कर कहीं ना पाऊंगा। कहीं ये लो कॉन्फिडेंस की तरफ, लो कॉन्फिडेंस नेगेटिविटी की तरफ वो लेके नेगेटिविटी है ना Right, कि अगर आप कह रहे हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार इस एग्जाम को, मैं नहीं दे सकता ये एग्जाम, ये तो बहुत टफ एग्जाम है। तो जब आपने ये सोच लिया तो फिर आप तो खुद को ही डाउट करने लग गए, फिर नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम देते रहो, एक एग्जाम मत दो, एक एग्जाम दो, दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा दो, पांचवा दो, हर जगह फेल हो। जिस दिन आपको पहला सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि यार वो एग्जाम क्लियर कर लिया ना अपन ने। अब उस तरह का तो कोई भी एग्जाम में निकाल दूंगा। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीओ निकाला था, टॉप 10 में रैंक थी मेरी। एसबीआई पीओ निकाला जिसमें मैं ज्वाइन किया था मैंने। यूनियन बैंक में मैंने 6 महीने काम किया था। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ, जितने बैंक्स के पीओ निकले थे ना 2006 के अंदर, वो सारे क्लियर किए थे मैंने, सबके। और सबसे टफेस्ट एसबीआई का था जिसके अंदर आईआईएम लखनऊ कंडक्ट करता था उस एग्जाम को, जिसमें इंटरव्यू भी आईआईएम लखनऊ का बोर्ड लेता था और उसका जो ग्रुप डिस्कशंस और सारी चीजें आईआईएम लखनऊ कंडक्ट करता था। तो आप समझो कि उस समय जो मतलब उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, जिनको पता तक नहीं था कि यार बाहर किस तरह के इंटरव्यूज होते होंगे, वो एग्जाम हमने क्लियर कर लिए। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही था। अगर डाउट कर लेते कि यार वहां जाके हम क्या कर पाएंगे तो कैसे निकलता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, जो अभी का स्टूडेंट काफी रियलाइज करेगा, उस चीज को रिलेटेबल करेगा कि सर जब बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हो या सफलता नहीं मिल रही हो, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकते हैं, स्टूडेंट की वीकनेस हो सकती है या अदर एक्स्ट्रा रीजंस भी हो सकते हैं, पर उस समय स्टूडेंट खुद का माइंड स्टेबल कैसे रखें? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है विकास। आपको उस समय एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको चाहे आप 1 महीने का ब्रेक लो या 2 महीने का ब्रेक लो, एक ब्रेक लो। और जो आपके सबसे बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं, देखो क्लोजेस्ट फ्रेंड में जो है वो 2 या 3 लोग ही होते हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर लेते हो। आप उनके साथ टाइम निकाल के 10 दिन के लिए ट्रेवल के लिए निकल जाओ बाहर। बिल्कुल ऐसी जगह निकल जाओ जहां पर आपको अपना जो पीछे का फेलियर है वो उस समय याद ही नहीं रहे कि क्या हुआ था। आप उस 10 दिन के अंदर अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके आओ, ठीक है? उसके बाद आप वापस से रिसेट करो, फिर से अपने आप को तैयार करो। तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेवल, वो भी अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ। और एक क्वेश्चन जो काफी ट्रेंड में रहता है, बच्चे सर्च भी करते हैं, आज की जो जनरेशन आई है लाइक जिसको अपन जेन जी जनरेशन कह रहे हैं, इसके सबसे बड़ी गलतियां कौन सी है, या अपनी जो जर्नी है, सक्सेस की एक जर्नी है स्टार्टिंग से लेके सक्सेस होने तक, उसमें क्या क्या मेजर गलतियां करते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए या इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए? देखो जेन जी का जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है कि वो सिर्फ खुद की धुन में रहते हैं। उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है जी, है ना। उनको लगता है कि बाकी जो कोई दूसरा बोल रहा है ना, वो उसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करते हैं। वो अपने खुद के दिमाग पे रिलाई करते हैं कि हाँ यार मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही करना चाहिए। तो उनको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्टिव को सबसे ऊपर रखना। हाँ यस, उस चीज से निकलना पड़ेगा। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उसकी बात भी आपको सुननी है। आप अगर 5 दोस्त हैं तो वहां पर आप 5 दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में ना जाके एक ही जगह पहुंचना होगा आपको, है ना। जब तक आप एक कंसेंसस पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपका माइंडसेट ब्रॉडर नहीं होगा, नहीं तो आप अपने खुद के में सिमट के रह जाओगे। जो जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही है, वो किसी के नहीं सुनते। उनको लगता है कि ये अगर इस समय मोबाइल के ऊपर XYZ चीज ट्रेंड कर रही है तो वही सही है। वो इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। ऑथेंटिक रिसोर्सेज तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ वो नहीं करेंगे कोशिश। उनको क्या है ना कि उनके 4 दोस्त उसी चीज को डिस्कस करते हैं तो उसी चीज को ठीक मान लेते हैं कि यही है। हाँ, कहीं ना कहीं वो माहौल फिर से घूम के वो चीजें क्रिएट कर अगर वो उसी चीज को अगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ या अपने
जो एल्डर्स नहीं होते फैमिली में या अपने टीचर्स भी होते हैं, उनके साथ भी डिस्कस करके उनकी बात भी अगर वो सुनना शुरू कर देंगे ना, काफी क्लियर हो जाएगा। बट वो सुनते नहीं है इस चीज को, ये सबसे बड़ी कमी है। थोड़ा सा अगर वो फोन को कम कर देना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फोन अभी यूज कर रहे हैं मान लो 60% टाइम, टाइमिंग काफी ज्यादा, उसको कम कर दें और रिलेटिवली अच्छी चीजें पढ़ेगी। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है अभी, उस पे पढ़े, ना कि क्या ट्रेंडिंग कर रहा है उसको छोड़ के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें कि इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये नहीं कि जो न्यूज में आ रहा है वो नहीं, एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या चल रही है इस समय वो देखना पड़ेगा। एक्चुअल हमारी जो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है वो देखने पड़ेंगे, ना कि हम कुछ भी आलतू फालतू जो चीजें आती रहती है उस पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और उसी अगर आज किसी ने एक व्यू पॉइंट बना लिया और उस व्यू पॉइंट को जो है उसने पब्लिसाइज कर दिया, मतलब किसी सोशल मीडिया पे, तो हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर आज के टाइम ये जो इंस्टाग्राम अपन कह सकते हैं, रील्स, कटआउट, शॉर्ट्स, उसमें एक छोटी सी क्लिप देख के, कटआउट देख के, एक फेक सक्सेस देख के वो लोग इतने मोहित हो जाते हैं कि वो उसके पीछे की जानने की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, उनका माइंडसेट वैसा है, उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है, बट सुननी सबकी चाहिए। एंड ऑफ द डे मन की वो करें, पर एक बार सबसे उस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उनको ये नहीं करें कि वो सुपर इंटेलिजेंट है इस समय। आप ये देख लो, हमारे और उनके माइंडसेट में बहुत फर्क काफी डिफरेंस है। आज मैं अगर जैसे अपने बेटे के साथ डिस्कस करता हूँ तो उसका माइंडसेट बहुत तेज है, बट वो अलग जनरेशन का बच्चा है। वो मतलब अभी का है, वो जेन जेड भी नहीं है, वो नया जनरेशन है और भी तेज है। मतलब वो ऐसे प्लस हो गए। हाँ, प्लस हो। तो उनके पास बहुत शार्प माइंड है, बहुत ज्यादा। बस वो है कि उनको उस माइंड को जो है प्रॉपर्ली, हाँ, उसको उस माइंड के साथ अपने जो सिचुएशनल, जिसको बोलते हैं ना कि आसपास क्या चल रहा है, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। राइट, है ना। अपने पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, अपने टीचर्स क्या कह रहे हैं, अपने जो सीनियर और जो दूसरे दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं, उन सबकी बात सुननी पड़ेगी। फिर अपना माइंड अप्लाई करो। माइंड तो शार्प है ना। नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम कुछ फोन पे देख पाते हैं, उससे पहले उनको सब पता है कि क्या है। तो वो इतने एडवांस हो गए, बस उनको थोड़ा सा उस डायरेक्शन जो है ना, वो डायरेक्शन करेक्ट करना है उनको। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आप आज जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपकी रियलिटी में स्टार्टिंग के 6 महीने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, और आप जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे पर्सनली वो कैसे करोगे? अगर जीरो से स्टार्ट करने की बात है तो जैसा कि मेरे पास बच्चे पूछने आते हैं कि सर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो न्यूज़पेपर से शुरू करना पड़ेगा। डेली जो है एक इंटरनेशनल, मतलब जो अपन नेशनल डेली जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपके पास एक पेज पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ का आता है, एक पेज पूरा इकोनॉमिक्स का आता है, एक पेज पूरा नेशनल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका आता है, एक पेज स्पोर्ट्स का आता है, एक पेज एडिटोरियल आता है। वो एक नेशनल डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आप स्टेट का डेली पढ़ो, स्टेट न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर डेली 1-1.5 घंटा, यानी आप ये मान के चलो कि 1 घंटा एक न्यूज़पेपर, 1 घंटा दूसरा न्यूज़पेपर, ये आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप ये मान के चलो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, आपके करंट अफेयर्स, आपके इकोनॉमिक्स, आपके मतलब और मल्टीपल जो इश्यूज है, मतलब जो पॉलिटिकल भी चल रहे हैं, वो भी आपके उसी में क्लियर हो जाएंगे। वंस यू आर गो थ्रू दी न्यूज़पेपर्स, जैसे आपकी एक हैबिट में आ गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, फिर आप बेसिक बुक्स शुरू करो। बेसिक बुक्स से मेरा मतलब है एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि हम बेसिक बुक्स बोलते हैं क्योंकि स्कूलिंग, हाँ, क्योंकि स्कूलिंग जो होती है कि वहीं से अपना सब कुछ शुरू होता है। एनसीईआरटी से हमने पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी के अंदर ही जो है वो बेसिक से शुरू होता है सब कुछ। मतलब हिस्ट्री भी देख लो, ज्योग्राफी देख लो, पॉलिटिकल देख लो, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उसमें समझाया जाता है। तो उन एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना शुरू करोगे तो 6 महीने के अंदर तो आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर लोगे। आपका एक बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको इसके साथ सिर्फ ये करना है कि जैसा आज जो चीज़ पढ़ी है आपने, 3 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन आधा घंटा उस 3 घंटे को रिवाइज कर लो, फिर आप भूल जाओ उस चीज़ को। फिर आप नेक्स्ट डे अगला अपना 3 घंटे वाला पढ़ो, उसको फिर अगले दिन आधे घंटा फिर रिवाइज करो, उसको रिकॉल करो। हाँ, फिर जब 6 दिन कंप्लीट हो जाए सैटरडे तक, आप संडे को फिर सिर्फ रिवीजन का दिन रखो कि जो मैंने 6 दिन में पढ़ा है वो मुझे वापस से रिवाइज करना है। सिमिलरली न्यूज़पेपर्स का भी ऐसे रखो। न्यूज़पेपर 6 दिन में आपने पढ़ लिया, उस दिन आप पूरा न्यूज़पेपर का भी पढ़ लो। एक मंथली मैगजीन अपने पास रखो जो सब कुछ आपको, इन केस अगर कुछ न्यूज़पेपर में से छूट गया है तो मंथली मैगजीन में आ जाए आपके पास। और कुछ टाइम के लिए आपको अगर वाकई में इन एग्जाम्स के लिए सीरियसली तैयारी करनी है, जिसको हम बोलते हैं कि यूपीएससी, पीसीएस या बैंकिंग एग्जाम्स बोल लो, या फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम बोल लो, आईएफएस का, या हम बोलते हैं ना कि नाबार्ड का बोल लो, है ना, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं, सभी बैंक्स लेते हैं आजकल तो आरबीओ के। तो उन सब के लिए हमको फ़ोन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं पढ़ने की उसी पर आना पड़ेगा। अभी इसमें क्या ना कि बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि हम तो फ़ोन को भी पढ़ने के लिए ही काम में लेते हैं।
वो उनकी बात बिल्कुल सही है, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो हो सकता है कि 1 घंटा जब फ़ोन हाथ में लेंगे तो 10 मिनट के लिए हो सकता है कि उसको पढ़ने के लिए भी काम में ले रहे हो, लेकिन फिर वो 50 मिनट उनके लिए वही हाँ, सोशल डिस्ट्रैक्शंस मीडिया और इन सब चीज़ों में पॉसिबिलिटी ही चले ज़्यादा रहती जाएंगे। है, हाँ, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। खोल लेंगे, मतलब कुछ जी। नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको देखने लग जाएंगे। तो कंसंट्रेट होकर अगर पढ़ना है तो आपको वही बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मतलब जो फिजिकल मीडियम है उस पर ज़्यादा उनको फोकस करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी हॉनेस्टली एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ एग्जाम देते ही नहीं रहना है, तो आपको फिजिकल जो बुक्स हैं आपकी हैं, स्टडी कंटेंट है, मैटर है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहना पड़ेगा। टच में इसलिए रहना पड़ेगा कि आप मार्किंग कर लेते हो कई बार ना, मार्किंग कर जैसे क्या लेते होता हैं। है कि आपने कोई पेज पढ़ लिया उसको मार्किंग कर लेते हो कि ये मेरे को आ गया। राइट। मार्किंग कर लिया तो अब आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में ये सब चीज़ें नहीं कर हाँ, पाते। मोबाइल में अगर कर भी लेते हो आप कहीं मार्किंग तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि यार क्या, वो उतना मजा नहीं आता। बुक्स का क्या होता है कि बहुत जल्दी वो समझ में आती है कि हाँ ये पेज मार्क किया हुआ ही नहीं पढ़ना मेरे को। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, कई बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। जी। लेकिन वो क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे उनको पता है कि गंगा जी जो है वो गौमुख से निकल रही है, गंगोत्री के वहाँ से, वो उसको पता है, लेकिन वो जब भी आ जाएगी लाइन उसको फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। उनको नहीं पढ़ना ना, जो चीज़ आपको आती है उसको मत पढ़ो अब, जी। है ना। आप नई चीज पढ़ो जो आपको नहीं आती, जो आपको समझनी है, उसी पे कंसंट्रेट करो। जो हम बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी यही है कि आप कंसिस्टेंटली नई चीज पढ़ते जाओ, नया ऐड ऑन करते जाओ। राइट। साथ में ये रहना चाहिए कि पुराना जो हमने पढ़ा है वो भूलने नहीं है, उसके लिए हमको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। तो रिवीजन एंड कंसिस्टेंटली एडिंग ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सभी स्टूडेंट्स और अपने परिवार के जो मेंबर्स है फार्मर्स लव का, उनकी तरफ से आपके लिए है कि सर अगर आज आप किसी स्टूडेंट से मिलें या जिसको आप एडवाइस दें, ऐसी कौन सी 3 चीजें आप सजेस्ट करेंगे जो उसको आज से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए? बिकॉज जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि वन थिंग इज कि उसको फ़ोन को जो है वो रिलेटिवली कम यूज करना है। सबसे प्राइम चीज़, अगर आज मेरे पास फ़ोन होता ना तो हो सकता है कि मेरे को ये सक्सेस नहीं नहीं मिल पाती, देर तो से मैं, मिलती। हाँ, देर से मिलती। तो मैं सबको यही कहूँगा कि फ़ोन को, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इस समय हमारे पास फ़ोन है, वो जैसे हमारे पास हाथ के आसपास भी रहता है हम उसको देखने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मोबाइल का जो है इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करो, क्योंकि वो उसको सिर्फ कम्युनिकेशन मोड के लिए यूज़ करो ना, उसको मतलब एंटरटेनमेंट के लिए मत करो। अगर आप एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हो तो हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बोर हो गए हो तो ठीक, आधा घंटा आप देख लिए, वो ठीक है उस पर्पज़ के लिए। सेकंड होता है कि मैं सेकंड ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर को, मतलब मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि न्यूज़पेपर जो है वो इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसको आजकल बच्चे क्या है ना कि वो पढ़ते नहीं है ठीक से। नए बच्चों को अगर आप न्यूज़पेपर के लिए कहोगे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो तो उनको लगता है कि क्या चीज़ आ गई, क्या पढ़ना है हमको न्यूज़पेपर के अंदर। बट पहले जो हमारे टाइम तो हम सुबह लेके न्यूज़पेपर ही लेके बैठ जाते थे कि पूरा पढ़ना है, पूरा सारा का सारा। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद ना करें। पहली चीज़ हो गई आपकी मोबाइल, सेकेंड हो गई न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलना है। तीसरा, अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि और क्या करना चाहिए तो मैं उसको ये कहूँगा कि सुबह आधा पौना घंटा जो है व्यायाम करो, घूम के आओ शुद्ध हवा के अंदर। आपका फिजिकल जो है स्टेट वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो पाएगा। अगर आप फिजिकली ठीक हो, फिट हो, अंदर से कोई बीमारी, पता चलेगा एग्जाम के 3 दिन पहले आप बीमार हो गए, इतनी अच्छी तैयारी करके एग्जाम आपका खराब हो जाए तो आपको क्या लगेगा। तो आपको सबसे पहले अपना फिजिकल जो है स्टेट वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ठीक रहे। फिजिकल हेल्थ ठीक रखनी है, न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने और मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करना है। ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली तो आप हर तरह से ठीक रहोगे। फिजिकली फिट तो मेंटली फिट, मेंटली फिट तो आपको जो पढ़ रहे हो आपको अच्छे से माइंड में जाएगा। मोबाइल का कम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। ये 3 चीज कर लो। तो सुना आपने, ये जो 3 चीजें हैं आज से ही आप एड ऑन कर दीजिए। एक तो आप सोशल मीडिया और मोबाइल जो डिस्ट्रैक्शंस आपके हैं उनको थोड़ा सा दूर करिए खुद से। एक आप रेगुलरली न्यूज़पेपर जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सही से समझ में पड़ता है वो आप पढ़िए। तीसरा, सुबह जल्दी उठ के एक अपना रूटीन सेट कीजिए और नियमित व्यायाम वगैरह कीजिए। और चौथा, सर ने एक और मेंशन किया था पहले क्वेश्चन में कि जो फिजिकल चीजें हैं, जो बुक्स हैं आपकी, जो स्टडी कंटेंट है, जो मैटर है, कोशिश ये करें कि वो आपके हाथ में फिजिकली प्रेजेंट हो, उनको पढ़ें, उन पे मार्क करें। तो ये 4 चीजें कहीं ना कहीं आपको आज से ही ऐड कर देनी चाहिए, आपकी सक्सेस में बहुत इफेक्टिव रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस करना कितना जरूरी है? सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफिकेशन के तो आपको कोई सक्सेस मिलेगी ही नहीं। सेक्रीफाइस करने का मेरा यहाँ पर मतलब है कि जैसे अगर आपको आराम की जिंदगी जी रहे हो, जैसे अभी है ना, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, यूपीएससी कह लो या एसएससी कह लो या आप बैंकिंग का कह लो या कोई और एग्जाम कह लो, नाबार्ड कह लो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना तो पड़ेगा। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट से भी बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो उस कंफर्ट का सेक्रीफाइस तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है और मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा, तो वो बिजनेसेस में होता है। एग्जाम के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, है ना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको फेल्योर भी होना पड़ेगा।
आप फेल होगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो फेलियर भी जो है वो एक तरह से आपके लिए सेक्रीफाइस ही, आपका 1 साल चला गया उसके अंदर, फेल के अंदर ना, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही मतलब ऐसी कोई चीज़ हो आपकी लाइफ की कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, बट आपको उसको भी एग्जाम के लिए छोड़ना उसको छोड़ना पड़ेगा राइट राइट। कि नहीं, अब मुझे यार इससे दूर जाना पड़ेगा तभी मैं तैयारी कर पाऊंगा। मैं सही बताऊं, मेरी शादी जो है 2002 मतलब 2002 में हो गई थी, है ना, मतलब मैं सेकंड ईयर में था उस समय। तो 2008 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। मेरी वाइफ ने मतलब बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के अंदर, मतलब वो उसने पूरी जर्नी देखी है मेरी, है ना, मतलब मैं कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद फिर मैं बैंकिंग के अंदर गया। तो एक होता ना कि एक तो मैं फैमिली को टाइम दूं, मतलब उसने कहा कि नहीं आप अभी ये वाला टाइम जो है ना आपका पढ़ने का टाइम है, तो शी ऑल्सो सपोर्टेड मी कि नहीं पढ़ो आप इस समय। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल, आपको कहीं ना आज कहीं की ये सपोर्ट जनरेशन, मिलना बहुत हमारी जरूरी है। जनरेशन में ये चीजें कम देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये चीज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अपने लिए। नहीं नहीं नहीं, इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बनाना आप पड़ेगा। अपने जीवन साथी, अगर आपकी शादी हो गई है फिर तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा जीवन जी साथी को कि नहीं मेरे को ये तैयारी करनी है, मेरा ये एम है। वो डेफिनेटली आपका जीवन साथी आपको नहीं समझेगा तो किसको समझेगा, वो उल्टा सपोर्ट ही करेगा आपको कि बिल्कुल जी। आप करिए। हाँ, आपकी वाइफ का भी इस तरह का प्लान है कि उसको एग्जाम देना, तो आप भी आप उसको भी। सपोर्ट करो। आपके पास तो फिर डबल हो गए आप तो। जी। आपको तो कहीं डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लोग मिलकर आराम से तैयारी करो, सबसे बढ़िया है वो तो। तो जो भी देख रहे हैं परिवार के सदस्य, हमारे फार्मर्स लव से जो भी स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे सर ने जो बोला कि सफलता की पहली सीढ़ी त्याग है, और त्याग का मतलब अभी की जो कंफर्ट जोन है, आपकी यारी दोस्ती और भी बहुत सारी चीजें जो आपको प्रिय है, उनको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, और अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, खुद को समय देना पड़ेगा। और अगर आपके भी ऐसा कोई जीवन साथी या ऐसा कोई दोस्त जो है, तो उसको आप नेगेटिव पॉइंट मत बनाइए, उसको समझाइए, उसका सपोर्ट कीजिए, और आप भी कीजिए, और उनसे भी आप सपोर्ट लेने की अपेक्षा रखिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस थोड़ी जल्दी और थोड़ा स्ट्रांगली आपको मिल पाएगी। और ये जो सेक्रीफाइस की हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ टेम्परेरी सेक्रीफाइसेज है, राइट। ये कोई परमानेंट सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हम। आप ये समझ लो कि किसी को सक्सेस 1 साल में मिल जाती है, किसी को 2 साल में, तो आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए ना। आपके वही दोस्त और सब कुछ, मतलब वो सारे कंफर्ट आपको वापस से मिल जाएंगे फिर, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, 1 2 3 साल बस इतना सेक्रीफाइस कर लो। तो सर फेलियर की बात आई, तो अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेलियर हो रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसको कंटिन्यूस करना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए? नहीं नहीं, पहली चीज तो ये है कि वो फेलियर कहाँ हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक ही एग्जाम दे रहा है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं ना कि वो एक ही एग्जाम के पीछे लग जाते हैं, उनका ये रहता है कि मैं ये बाकी एग्जाम दूंगा ही नहीं। बाकी एग्जाम दूंगा ही। तो उनको उनका ठीक है एग्जाम, उनका शायद माइंड में ये चलता रहता है कि मुझे उस सेक्टर में नहीं जाना, इसलिए मैं वो एग्जाम नहीं दूंगा। बट यहाँ मैं सब बच्चों को यही कहूंगा कि आप एग्जाम तो दो। आप चाहे भले ही वहां मत जाओ, आपका वो जॉनर नहीं है, आप उस जहाँ आके मतलब हो सकता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करो, बट एग्जाम सारे दो। आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, सीजीएल का, आप बैंकिंग का आईबीपीएस का एग्जाम दो, आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, आप साइंटिफिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एग्जाम दो, डीआरडीओ के एग्जाम दो, हमारे जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसका एग्जाम दो, इसरो के एग्जाम दो, नाबार्ड का एग्जाम दो, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के एग्जाम दो। जितने एग्जाम निकलते हैं ना, फॉर्म सबका भरो, सबके एग्जाम दो, जहां जहां आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। तो आप क्या होगा कि आपने 10 जगह फॉर्म भरा, एक तो चीज ये हो सकती है आप 10 के 10 में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकते हो, लेकिन आपको 10 एग्जाम का एक अनुभव आएगा कि ये 10 तरह के मैंने एग्जाम दिए हैं। अगर आप ये मान के चलो कि अगर 10 में से कहीं एक जगह भी आप पास हो गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि हम फेलियर हो रहा है तो क्या हम स्विच कर लें, वो को मैं नहीं मानता। मतलब स्विच करने की जगह मैं यही कहूंगा कि मल्टीपल एग्जाम दो, आप देके सुधार। मल्टीपल एग्जाम दो। हाँ, स्विच करने की बात वहां आती है कि जहां आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, ये क्या मैं तीनों एग्जामों को मैं एक उसमें मानता हूँ कि एक तरह के एग्जाम है। तो आपको लगता है कि आप स्टेट पीसीएस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसका सिलेबस अलग है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी में बार बार फेलियर हो रहे हो और स्टेट पीसीएस में आपका जो है वो बेटर आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप उसी पे कंसंट्रेट करो, जी। क्योंकि वहां आपके फिर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। आप एक स्टेट के अंदर ही आप कम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हो, यूपीएससी में मीन्स यू आर फाइटिंग विद दी ऑल द स्टेट्स के जितने कैंडिडेट्स आते हैं सबके साथ आप फाइट कर रहे हो। और सही बताऊं तो यूपीएससी मतलब एक हंसने के लिए मैं बोलूंगा कि वो जैसे नहीं होते कि एक प्यार करने वाला जोड़ा होता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं कि जो बहुत तल्लीन होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर वो उनका मिलन नहीं हो पाता है, उनकी शादी नहीं हो पाती, तो एक जना जो है ना, जो भी वो उसमें से बिल्कुल टूट जाता है।
राइट। तो वैसे ही एग्जाम है यूपीएससी की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 3 साल 4 साल 5 साल, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो आप फिर अंदर से बिल्कुल बिल्कुल एक जीवन भर आपके अंदर ये रहेगा कि यार यूपीएससी नहीं निकाल पाया, मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाया। तो आपको जैसे ही लगे कि वो जो है वहाँ इतना कंफर्ट नहीं आ रहा आपको 2 बार 3 बार देने पर, तब आप फिर देखो कि आप पीसीएस के अंदर भी वैसा ही कर सकते हो। तो दो। तो जैसा कि सर ने बताया, अभी की एक जेन्युइन प्रॉब्लम ये भी है कि यूथ सर एक ही एग्जाम को अपना जीवन मान लेता है। लाइक अभी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के कुछ ऐसे पेपर्स हुए हैं, बहुत छोटे पेपर थे, बट स्टूडेंट क्या है पूरी लाइफ ही उस पेपर को मान लेता है, और कुछ कारणवश बाई माइनर मिस्टेक्स रही, बच्चों की रही या उनके एकेडमिक्स की रही, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स की रही, जो भी रही XYZ, पर वो उसको क्रैक नहीं कर पाया। तो वो इतने हताश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जीवन यही खत्म हो गया। पर मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, सर ने भी यही बात बोली है कि जो आपने पढ़े हैं, जो एफर्ट्स लगाए हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाएंगे। आपको उसको एग्जाम की तरह कैसे ही लेना। अगर उसमें आप बात नहीं बन रही है तो आप दूसरे में ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हुआ तो आपका किसी में नहीं होगा, या आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। जैसे क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर वाले, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर वाले तो सारे एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, मतलब दे कैन गिव द यूपीएससी ऑल्सो, वहाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता हाँ, है, एडिशनल ऑप्शनल कर सब्जेक्ट सकते है हैं जिन्होंने ना? ग्रेजुएशन कर रखी है यस बीएससी यस, एग्रीकल्चर, बिल्कुल। तो वो वहाँ दे ही यूपीएससी। सकते हैं, उनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है। नाबार्ड का दे सकते हैं, बैंकिंग के दे सकते हैं, और मुझे लग रहा है एसएससी और स्टेट पीसीएस में तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। तो मल्टीपल एग्जाम्स है उनके पास भी, तो वो क्यों फेलियर पे इतना डर रहे हैं किसी एक एग्जाम से लेके? सर, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की जो रियल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन या मेंटरशिप का ना होना है। जो एग्रीकल्चर में आप सबको पता है, हमारे जैसे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं, अभावों से आए हैं, तो वो ना मेहनत से डरते हैं, ना वो अभावों से डरते हैं, ना वो फेलियर से डरते हैं। बस दिक्कतें आती हैं, उसको एक सही दिशा, डायरेक्शन, एक विजन देने वाला अगर मिले तो काफी पोटेंशियल इन बच्चों में, काफी मेहनत करते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के, बिल्कुल लोग, मतलब अपन कह सकते हैं फाइनेंशियली हर जगह से, पर वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बस सिर्फ उनको थोड़ा सा पुश करना है आगे। नहीं, तो मैं तो उनके लिए यही कहूंगा ना कि जो आज जो यूपीएससी मान लो या एसएससी मान लो या कोई भी एग्जाम मान लो, मैं तो अपने नवोदय का एग्जाम का ही एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 80% तो रूरल वाले ही बच्चे आ रहे हैं। ऐसे यूपीएससी में भी आप देख लो, शहरी क्षेत्र के बच्चों से ज्यादा यूपीएससी में भी जो है ग्रामीण परिवेश के बच्चे ही आते हैं। तो उनके पास तो सीधा सीधा मोटिवेशन है ही। तो आपने भी एक लाइन कही उसी से कि क्या गांव वाले स्टूडेंट्स जो अपने सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो काफी फैसिलिटीज में रहते हैं, उनको बीट कर सकते हैं, उनसे आगे जा सकते हैं? डेफिनेटली। मतलब हम देखो ना, हम 4 भाई हैं, चारों ग्रामीण परिवेश से ही हैं। जी। और हमने मतलब उस समय के, मतलब आज का कंपटीशन भी देख लो, उस समय का देख लो, मतलब हमने बीट किया ही है। मतलब मैं ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम बीट करके आया हूँ। दोनों छोटे भाई जो हैं वो स्टेट पीसीएस को निकाला उन्होंने, और उनके जो दोस्त हैं, मतलब मैं उनके कई, जैसे शत्रुघ्न भरत के जो साथी हैं, उनसे मिलता हूँ, वो भी सब ग्रामीण परिवेश के ही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे ही जो निकलते हैं इनके अंदर, क्योंकि उनको इन एग्जाम्स की वैल्यू भी पता है। मतलब वो दे मतलब उनको एडमायर करते हैं वो, कि यार ये एग्जाम्स होते हैं, हाँ। ये ऑफिसर्स होते हैं, कि ये सब जो है हमारे लिए को फील करते हैं। यस। क्योंकि वो जो आज एसडीएम होता है, वो एक जो है छोटा सा डिवीजन जो होता है उसको हैंडल करता है। तो वो डिवीजन जो है वो बड़ा शहरी क्षेत्र नहीं होता, वो उसमें आधा मिक्स ग्रामीण शहरी ऐसा मिक्सअप होता है। तो बच्चे उसी को देखते हैं, तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। तो ये चीज़ है। तो आज भी मेरे को लगता है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और उनको जो है वो फॉलो करते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश वाले, वो एग्जाम्स को देखते हैं कि वो नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी है। तो जैसा सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, तो अपने आप को कम ना आके बस अपना विजन क्लियर रखें। और अभाव सर ने बताया है कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपका विजन क्लियर है, और आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट्स लगा रहे हैं ईमानदारी से, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन्हें बीट कर सकते हैं, उन्हें आगे भी आप जा सकते हैं। आप में काफ़ी पोटेंशियल है, अपनी क्षमताओं को पहचानें। सिर्फ किसी एक पेपर या एक एग्जाम को ही अपनी पूरा जीवन मान के इतना हताश ना होए। नहीं, आपको तो सिर्फ अपने आप से कम्पीट करना है ना, आपको तो किसी और से कम्पीट ही नहीं करना। आप ये मत सोचो कि मैं किसी ग्रामीण स्टूडेंट से कम्पीट कर रहा हूँ या शहरी से। आप तो अपने आप से कम्पीट कर रहे हो कि आप भी हो, आपके सामने खड़े हो। आपको तो अपने आप को बीट करके और एग्जाम निकालना है। पर एक्चुअल में क्या है, जो रहते हैं अपने परिवेश के, उनके कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में आ जाती है कि यार मैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, ये फैसिलिटीज़ है, क्या मैं उन्हें बीट कर पाऊंगा? कहीं ना कहीं नहीं, तो वो तो ठीक है, वो तो पढ़ चुके हैं ना। अब आप तो तैयारी तो अभी कर रहे हो, आपके पास तो अभी तो सब चीज़ है ही ना। स्कूल मतलब आपके पास उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी है वो आपके पास अभी अवेलेबल है।
आपको पढ़ना ही तो है उन सब चीज़ों को। आपको मतलब मुझे लगता नहीं है कि आपका माइंड तो फुल्ली डेवलप हो चुका है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनका अभी माइंड डेवलप हो रहा है। ब्रेन तो ऑलरेडी ब्रेन डेवलप हो डेवलप चुका है है, तभी वो 6-7 साल की कंपटीशन, एज के राइट बाद राइट। तो कुछ रहता नहीं है ब्रेन का। तो माइंड ऑलरेडी आपका डेवलप हो चुका, अब तो आपको सिर्फ पढ़ के और सिर्फ निकालना है। ये सिर्फ बात कॉन्फिडेंस की है विकास जी। कॉन्फिडेंस की है। हाँ, और कुछ भी नहीं है। हमें ये लगता है कि वो बच्चे जो हैं बहुत, क्रिम। हाँ, जी बट ऐसा नहीं है। उनको भी ये लगता है, उनको भी तो कम्पीट करना है ना। जी जी। वो भी तो कम्पीट कर ही रहे हैं ना, ग्रामीण परिवेश के बच्चों से वो कम्पीट कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार ये बच्चों को जो है इंटरव्यूज में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि इस तरह की है कि ये मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं कि राइट। मैं जो है कंट्री को अच्छे से सर्व कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभाव की चीज़ें देखी है, तो मैं आगे इन चीज़ों पे काम काम करूंगा। कर पाऊंगा ईमान। तो उनको ये डर लगता है शहरी क्षेत्र के बच्चों को कि ये इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा गेन कर पाएंगे। सही तो बात है। कंपटीशन दोनों तरफ से ही दोनों है, तरफ है, शहरी और प्लस ग्रामीण पॉइंट दोनों, सबका रहता है सबका ये। रहेगा। और सर ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, मतलब जिनका मन तो नहीं है पर वो कई बार देखा देखी में किसी डिग्री में चले गए या कंपटीशन एग्जाम में चले गए और रेगुलर 2 साल 3 साल अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है, जो पीक टाइम, वो उसमें दे रहे हैं और रिजल्ट उनका आ नहीं रहा है क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था, या तो वो किसी मजबूरी में या किसी की देखा देखी या प्रेशर में भी कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी काफी मैंने देखे हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत होते हैं इस तरह के बच्चे। मैक्सिमम बच्चे मैंने हाँ देखा है कि बिल्कुल होते हैं। लाइब्रेरीज में उनको रूम लेके लगता रह है रहे कि हैं, उनका दोस्त जो है वो XYZ एग्जाम दे रहा है, तो मैं भी वही दूंगा। मैं भी वो दूंगा, घर पे आगे पेरेंट्स से जिद करते हैं कि नहीं उसने वो वाला फॉर्म भरा है, मेरा भी यही मेरा भरो, भी मैं भर भी दो। यही कई बार दूंगा। पेरेंट्स भी उनको कह देते हैं तो कि आप यही करो, चाहे उन बच्चे की इच्छा हाँ, थी या नहीं थी। उन बच्चों के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि आप जो है कौन सा एग्जाम आपको देना, उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पिछले 3-4 साल के पेपर उन चारों पांचों एग्जाम्स के जो आप देना चाहते हो, जो सोच आपके रखे हैं। दोस्तों ने दिए जी हैं या आप जी। भी, उनके ले आओ सबके। ठीक है, आपके पास यूपीएससी का भी है, आपके पास एसएससी का भी है, आपके पास बैंकिंग का भी है, आपके पास और स्टेट पीसीएस का भी है, या और कोई एग्जाम मान लो, किसी भी तरह का एग्जाम, टीचर का मान लो या अपने ईओ का मान लो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मान लो, या और भी जितनी भर्तियां निकलती है ऐसा, पुलिस का मान लो। आप 7-8 पेपर ले आओ, 7-8 पेपर इंटू 4 साल, यानी 7 चौक 28 पेपर आपके पास हो गए। आप सब पेपर को अपना अपना अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करो कि इंडिविजुअली। ठीक है, उसको कहीं से आप वो नहीं करना, आपको चीटिंग वीटिंग नहीं करनी। फिर आप अपने आप को एसेस करो कि यार आप कहाँ हो, किस पेपर में कितना कंफर्टेबल हो। सबका अपना अपना होता है तैयारी, आपकी तैयारी अलग है, मेरी तैयारी अलग है। तो जिस एग्जाम का पैटर्न देख के या जिसमें मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है मेरे लिए सूटेबल है, ज्यादा इसमें मैं कंफर्ट, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, या राइट। इसमें मैंने ज़्यादा अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, वो आपके लिए सीधा सीधा हो गया कि आप वो चूज़ करो। जैसे क्या होता है ना कि जब ऑप्शनल चूज करने की बात आती थी, है ना, तब भी यही होता था कि आपको 4 ऑप्शनल आते हैं, चारों में से आप कौन सा चूज करोगे। तो आप पेपर मंगाते हो पुराने, उन पेपर को देख के आप ये देखते हो कि यार इसमें मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ ज़्यादा, तो वो ऑप्शनल आप चूज करते हो कि ये कंफर्ट रहे मेरा। तो आज का सेशन काफी प्रोडक्टिव रहा है। उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है सर से कि सर आपकी डेफिनेशन में सफलता की एक लाइन में क्या परिभाषा रहेगी? जैसे मैंने पहले आप भी, सफलता हाँ, को कैसे परिभाषित करेंगे? आपके लिए सफलता क्या है? वो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देर इज ओनली वन थिंग, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रह के पढ़ाई करनी है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई डिड इट। ये एक लाइन रखनी है आप हमेशा। आप चाहे अपने वहाँ रख लो, मतलब लिख के रख लो पेपर के ऊपर कि आप कोई एग्जाम सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ लिख लो आई कैन डू इट। अब आप उसके पीछे लग जाओ, ठीक है ना। फिर जब आप फॉर्म भर दोगे उस समय आई विल डू इट, और जिस दिन रिजल्ट आए वहाँ टिक मार्क कर दो आई डिड इट। बट ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना, होना है। है ना। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खा जाता है, वो आपको परेशान करेगा फिर बाद में। अगर आप जो है आपको लग रहा है कि नहीं आपकी तैयारी हो गई, अब तो कल तो मैं एग्जाम फाड़ के आ जाऊंगा, वो वाला भी नहीं होना चाहिए। तैयारी करते रहो, अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छे पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एमसीक्यूज आप जो है मॉक पेपर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस का एक ही है कि कंसिस्टेंटली स्टडी करो, कॉन्फिडेंट रहो, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है जो भी बच्चों ने सेशन लिया है, देखा है, काफ़ी अच्छे बदलाव वो अपनी लाइफ में करेंगे और कहीं ना कहीं इनको अप्लाई भी वो करेंगे और जल्दी सफल होने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगे। तो इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। थैंक यू।